हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से एरियाज हैं खासतौर पर इजराइल के आसपास जहां पर अटैक ज्यादा तेज हुए हैं और आने वाले समय में और कहां पर ज्यादा खतरा है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक मैप यहां पर दिखाएंगे, उससे आपसे समझना चाहूंगी। सर आप उस तरफ चले जाइए जिससे कि आप बेहतर बता सकते हैं। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं इधर से दिखा देती हूँ। जरा ये मैप दिखाइएगा यहाँ पर। सर ये मैप समझना चाहेंगे आपसे, गाजा स्ट्रिप जिसको चारों तरफ से घेर लिया है, तमाम टैंक्स वहां तैनात हैं, सेना भी अंदर जा रही है। इस मैप के जरिए आप क्या बताएंगे कि दक्षिण जो गाजा है उससे और कितनी दूर है? उत्तर गाजा, दक्षिण गाजा सबको घेर लिया है इजराइल की सेना ने। देखिए, अब इजराइल की जो फौज है वो उसका मेन टारगेट रहेगा उत्तर गाजा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दक्षिण गाजा जो है इजिप्ट के साथ लगा हुआ है और फिलहाल इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि दक्षिण गाजा से जो रफा क्रॉसिंग है वो खुला रहे, ताकि यहाँ पर गाजा में अगर कोई विदेशी है या जो रिफ्यूजीज हैं उनको अगर मौका मिलता है तो वो इजिप्ट की तरफ बाहर जा सकें। जहाँ तक अटैक की बात है, अटैक जो है उत्तर गाजा में क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर गाजा से ही जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं वो एशलोन तक जा रहे हैं और तेल अवीव तक जा रहे हैं। तो पहले अगर इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इसको अपने कंट्रोल में ले आएंगे, तो यहाँ से जो रॉकेट उत्तर गाजा से एशलोन की तरफ और तेल अवीव की तरफ लॉन्च हो रहे हैं उन पर कमी आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि यहाँ से जो रॉकेट हैं अगर वो हेब्रोन की तरफ या जेरूशलम की तरफ, वेस्ट बैंक की तरफ लॉन्च हो रहे हैं, उनको भी कंट्रोल में करना है। और ज्यादातर रॉकेट्स जो वेस्ट बैंक की तरफ अगर लॉन्च हो रहे हैं तो उत्तर गाजा से। उत्तर गाजा इनका पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर है। मतलब सर शुरुआत यहीं से घेरने से हुई थी ना, शुरुआत तो यहीं से की थी इजराइल की सेना ने घेरने की। और अब ये कहा जा रहा है ये जो क्रॉसिंग जिसका आपने जिक्र किया यहाँ से रास्ता, मतलब इजिप्ट का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, इजिप्ट जो है हमें समझना पड़ेगा, इजिप्ट इजराइल का भयंकर दुश्मन था 1948 से। 1948 में, 1956 में, 1967 में, 1973 में इजिप्ट जो था वो मेजर मिलिट्री पावर था जिसने इजराइल के विरुद्ध युद्ध किया। लेकिन थोड़ा सा अब फर्क आ गया है। 1978 में अमेरिका ने इजिप्ट के साथ एक पैक्ट किया जिसे कहते हैं कैंप डेविड। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने इजिप्ट को समझाया कि आप हमारे दोस्त हो, आप इजराइल से भी दोस्ती कर लीजिए। सर मतलब तो अभी हम कैंप डेविड के बाद से इजिप्ट और इजराइल में दुश्मनी नहीं है, दोस्ती है थोड़ी बहुत। तो इजिप्ट जो है वो खुलकर अपनी कन्वेंशनल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का इस्तेमाल इजराइल पर हमला करने के लिए नहीं करेगा। क्योंकि कैंप डेविड की जो एग्रीमेंट है जिसके तहत उसको अमेरिका से बहुत बड़ी मात्रा में मदद मिलती है, इंक्लूडिंग सैन्य मदद, वो उसको खोना नहीं चाहेगा। मैं एयरफोर्स में था, मैं बताता हूं, एक जमाना ऐसा था 50, 60 और 70 की दशक में जब इजिप्शियन एयरफोर्स, ये तो सेनाई डेजर्ट हो गया, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसके बाद रेड सी है, इस तरफ इजिप्ट है दक्षिण में। एक जमाना 60, 70, 80 के दशक में था जब इजिप्शियन एयरफोर्स में मिग-21, मिग-23, मिग-27 सिर्फ रशियन एयरक्राफ्ट होते थे और टैंक भी सिर्फ रशियन होते थे इजिप्शियन आर्मी में, चाहे T-72 हो, T-90 हो। लेकिन आज की तारीख में आस्ते आस्ते अमेरिका ने पूरी इजिप्शियन एयरफोर्स को अमेरिका के रंग में ढल लिया है। बहुत बड़ी बात आपने कही है सुमित। ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो सर यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहूंगा। रविंद्र सचदेव सर, आप इसे और सर थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसका जिक्र सर ने किया, यहाँ पर देवनाथ सर ने किया कि मिस्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मिस्र का आखिर कैसे अब इसमें रोल इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद कैसे वो इस सिचुएशंस को टैकल करेगा? क्योंकि इससे पहले जो सिचुएशंस रही हैं फिलिस्तीन का, इजराइल को लेकर जिस तरीके का स्टैंड रहा है। देखिए, अभी जब मैंने पहले कहा था कि इजिप्ट में होगी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका मतलब यही तो है कि इजिप्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ब्लिंकन जो जाके मिला है उस टॉपिक्स एजेंडा में एक ही एजेंडा भी था इजिप्ट को कि आप करो, ब्लिंकन आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। पॉइंट इसलिए बन जाता है क्योंकि गाजा का जो बॉर्डर पड़ता है वो इजिप्ट से पड़ता है। तो अगर कोई और देश नहीं है जिसका बॉर्डर पड़ता है गाजा से, केवल बाकी तरफ इजराइल है, समुंदर है, इधर इजिप्ट है, तो अगर गाजा से कुछ पैलेस्टीनियंस को, रेफ्यूजीज को इत्यादि को लाके कैंप, रेफ्यूजी कैंप वगैरह बनाना है, वो इजिप्ट में ही बन सकते हैं और उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसे भी देगी, राइट? तो एक ये क्लियर कट है। जहां तक बात है फ्रंट्स की, हम लोग शायद वेस्ट बैंक के फ्रंट को भूल जाते हैं। देखिए, गाजा में फिलिस्तीनी है, वेस्ट बैंक में भी, यहाँ 20 लाख, वहां 30 लाख। वेस्ट बैंक में भी ऑलरेडी करीब 50 से ऊपर लोग मर चुके हैं, जिसमें 45 पैलेस्टीनियंस हैं और 5 जूइश हैं। वेस्ट बैंक एक प्रेशर कुकर है, वो भी फट सकता है। बाकी लेबनान वाला फ्रंट एक है,
एक और फ्रंट, बाकी मेंशन हो गए हैं, एक और फ्रंट है इजराइल का डोमेस्टिक फ्रंट। इजराइल की गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक प्रेशर में बहुत है। नेतन्याहू अपनी इमेज बनाए थे कि मैं मिस्टर सिक्योरिटी हूं। इस पूरे हमले से उनकी इमेज वो तितर-बितर हो गई है। इजराइल के अंदर पॉलिटिक्स भी बड़ी अलग अलग चल रही है, डिवाइडेड है। एक वॉर कैबिनेट बन गई है और इजराइल की जनता जवाब मांग रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं मैं सबको निकाल दूंगा, खत्म कर दूंगा नामो निशान। प्रॉब्लम ये होगी आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इजराइल वो नहीं कर पाएगा जो अनाउंस कर दिया उसने। कोई भी लीडर ऐसा नहीं कर सकता कि 3 हफ्ते में पूरे 40,000 हमस 2 लाख लोगों को मार देगा, मार ही नहीं पाएंगे। तो इजराइल के अंदर बहुत प्रेशर पड़ेगा नेतन्याहू पे कि क्या हो रहा है ये वो, तब जाके मिस कैलकुलेशन हो सकती है। या तो इजराइल डाइवर्ट करेगा अटेंशन, ईरान पे पहले अटैक मारेगा। उसने ईरान पे अटैक मारा, ईरान हिजबुल्लाह पे चाबी भरेगा, इधर हो जाएगा। या ईरान मिस कैलकुलेट कर लेगा कि इजराइल मेरे पे कल सुबह अटैक करने जा रहा है, इससे पहले कि वो करे कि मैं हिजबुल्लाह को चाबी भर के यहाँ अटैक करवा दूं। तो ये बड़ी अलग अलग फ्रंट्स हैं। देन लास्ट बिल्कुल मैं